All of you, welcome to the YouTube channel Physics Gyan. Students, we are taking the part that is important for the 11th admission CET exam 2021. In that series, today I am going to take a complete chapter, chemical reaction and equation. In that chapter, this is a one shot of chapter and the complete chapter you will get in this video. तो बच्चों इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर आपको मिलेगा. तो ये चैप्टर जो है सिर्फ आपको MSCET एग्जाम के लिए नहीं, तो जो बच्चे रेगुलर 10 क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वन शॉट जो है काफ़ी मददगार साबित होगा. तो बच्चों ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो पहला ही टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों? इन आवर सराउंडिंग देयर ऑकर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. देयर ऑकर्स द टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, मेनली द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो कुछ चेंजेस जो है फिजिकल होते हैं और कुछ चेंजेस जो है केमिकल होते हैं. तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं? द चेंज इन विच नो कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. जिसमें मैटर का कंपोजिशन चेंज नहीं होता, कोई नया पदार्थ तैयार नहीं होता, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं. और केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें मैटर का कंपोजिशन चेंज होता है, यानी कि कोई नया पदार्थ वहां पे तैयार होता है, उसे केमिकल चेंज कहा जाता है. फिजिकल चेंजेस जो है बच्चों रिवर्सिबल है और केमिकल चेंजेस जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं. अब फिजिकल चेंजेस जो है इसका एग्जांपल देखिए, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस. वाटर का कन्वर्शन जो है आइस में होता है. तो अब इसमें क्या हुआ है? ओनली स्टेट, फिजिकल स्टेट यहाँ पे चेंज हुई है, लेकिन वाटर के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है. देन सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, राइपनिंग ऑफ मैंगो. मैंगो जब जो है राइपनिंग, तो राइपनिंग ऑफ मैंगो इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि टोटली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इट गेट चेंज. देन रस्टिंग ऑफ आयन. द रस्टिंग ऑफ आयन इज अ केमिकल चेंज. वी नो दैट नेप्थेलिन बॉल आपने देखा होगा. तो नेप्थेलिन बॉल की साइज जो है वो दिन ब दिन कम हो जाती है. तो उसकी साइज क्यों कम हो जाती है? क्योंकि देयर ऑकर द सब्लाइमेशन. वहां पे क्या होता है? सब्लाइमेशन रिएक्शन होता है एंड इट इज द फिजिकल चेंज. ये क्या है? फिजिकल चेंज होता है बच्चों. कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में होता है. ये जो है ये केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क का कन्वर्शन अगर कर्ड में हो गया तो नया पदार्थ तैयार होता है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ मैटर का कंपोजिशन यहाँ पे चेंज हुआ है. देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज जब होता है तो ओनली सम फिनोमिनॉन्स आर चेंजेस लाइक दैट ऑफ द प्रेशर, टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट. यही सिर्फ चेंज होता है, कंपोजिशन नहीं चेंज होता है, कोई नया पदार्थ तैयार नहीं होता है. और जो पदार्थ तैयार होता है उससे मूल पदार्थ हम प्राप्त कर सकते हैं. जैसे वाटर का कन्वर्शन आइस में हो गया तो आइस को हीट करके हमें फिर से वाटर मिलता है. लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता. केमिकल चेंज में व्हाट हैपन्स? इन केमिकल चेंज देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज. मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है एंड दिस कंपोजिशन इज चेंज ड्यू टू द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें बॉन्ड्स होते हैं और वो बॉन्ड्स क्या हुए? टूटते हैं और जुड़ते हैं. रिएक्टेंट्स में बॉन्ड टूटते हैं और फिर जाके बॉन्ड्स तैयार होकर नए कंपाउंड्स तैयार होते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन, कोल को अगर हम जलाएंगे तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तैयार होती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है बच्चों. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब तैयार हुआ है तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन इसके बीच में एक बॉन्ड तैयार हुआ है, दैट इज बॉन्ड मेक्स. तो मेकिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड्स होता है और इसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होती है. आगे समझ में? तो रिएक्शंस दो प्रकार की होती है, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल चेंजेस जो है इसमें परमानेंट जो है नया पदार्थ कोई तैयार नहीं होता, ये परमानेंट चेंज नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, इसमें मूल पदार्थ हमें मिलता है. और केमिकल चेंज जो है परमानेंट चेंज होता है और ये जो है इरिवर्सिबल भी होता है. और केमिकल चेंज में बॉन्ड मेक्स और ब्रेक होते हैं और नया पदार्थ यहाँ पे तैयार होता है, हैविंग द न्यू और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स. अब देखिए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है, कार्बन्स आर द रिएक्टेंट. कार्बन क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है प्रोडक्ट. आ गया बच्चों समझ में? अब देखिए सेकंड पार्ट जो है
केमिकल इक्वेशन। अब जो ये केमिकल चेंज होते हैं तो केमिकल चेंज होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट्स करते हैं केमिकल इक्वेशन से। अब देखिए केमिकल इक्वेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वर्ड इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। अब वर्ड इक्वेशन किसे कहेंगे? अब एक रिएक्शन मैंने लिखी, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का एक्वायस सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं जिंक डस्ट डाल देता हूं तो वहां पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार होता है, और कॉपर जो है, कॉपर के पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में के अंदर तैयार होता है। तो इस इक्वेशन को मैंने यहां पे लिखा है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, यानी कि कॉपर सल्फेट में जिंक डाला है, जिसकी वजह से क्या तैयार हुआ है? जिंक सल्फेट का एक्वायस सॉल्यूशन तैयार हुआ है और कॉपर पार्टिकल तैयार हुए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग द वर्ड इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। अब जो है वर्ड इक्वेशन लिखना ये जो है काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत वाला है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है लिखने के लिए, इसकी लेंथ भी बढ़ती है। टू मेक और टू कंडेंस दिस केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को क्या करना है बच्चों? कंडेंस करना है। तो कंडेंस फॉर्म में करने के लिए क्या किया जाता है? द केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द केमिकल फॉर्मूलीज टू कंडेंस द केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसे कंडेंस फॉर्म में लिखा जाता है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन में देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, जिंक का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे तैयार हो गए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हुआ कॉपर। अब देखिए इसकी लेंथ भी कम हो गई और लिखने के लिए भी मुझे आसानी हुई है और याद करने के लिए भी इसे आसान जाता है। देयरफॉर द केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए बच्चों थर्ड पॉइंट जो है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए? देयर आर सम रूल्स वी हाउ टू फॉलो टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो पहला रूल जो है को क्या है? द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये जो है यहां पे रिएक्टेंट्स मैंने लिखी, यही रिएक्शन का एग्जांपल लूंगा मैं, रिएक्टेंट। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, जो कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डस्ट डाला था, जिंक सल्फेट और कॉपर जो है यहाँ पे पार्टिकल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन में तैयार होता है बच्चों। तो इसमें जो है कॉपर सल्फेट और जिंक रिएक्टेंट है, इसको कहाँ पे लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। अब यहाँ पे क्या तैयार हुआ है? कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डालने के बाद जिंक सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हुआ और कॉपर के पार्टिकल तैयार हुए। देयरफॉर दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है? प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज राइट ऑन राइट हैंड साइड। द एरो इज केप्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रूल भी याद रखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को सेपरेट करने के लिए उसके बीच में एरो रखाया जाता है। एरो के लेफ्ट ये साइड पे जो है ये रिएक्टेंट्स है, और द pointer of the arrow is always directing towards the product, and importance of arrow is arrow shows the direction of chemical reaction। तो arrow से हमें chemical reaction की डायरेक्शन क्या है ये पता चलती है। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल क्या है? if there are two or more reactants and products in the chemical reaction then they are separated by राइटिंग द प्लस साइन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो उसको सेपरेट करने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉपर सल्फेट और जिंक, यानी कि ये एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है। ये हो गया सेकंड रूल। अब देखिए बच्चों थर्ड रूल क्या है? टू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए केमिकल रिएक्शन के बारे में हम क्या करते हैं? फिजिकल स्टेट जो है वो फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं। और फिजिकल स्टेट का कोई कैसे मेंशन करना है? फिजिकल स्टेट्स आर मेंशन बिलो द केमिकल फॉर्मूली ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो फिजिकल स्टेट हम मेंशन करते हैं। अब देखिए कैसे फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है बच्चों। अब देखिए सॉलिड जो है, सॉलिड के लिए हम यस सिंबल यूज करते हैं, लिक्विड जो है इसके लिए यल सिंबल यूज करते हैं, और गैस जो है इसके लिए स्मॉल जी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब देखिए इसके अंदर जिंक जो है ये सॉलिड है, इसीलिए मैंने सॉलिड यस सिंबल इसके नीचे लिखा। कॉपर जो है इसके लिए यस इसके नीचे सिंबल यहाँ पे लिखा। अब आ गया समझ में। अब दूसरा क्या है? इफ द गैस इज फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन इन द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के अंदर अगर गैस तैयार होती है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग जी, तो जी की जगह पे हम अपवर्ड डायरेक्टिंग एरो लिखते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन,
कॉपर और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब होती है तब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोडक्ट में तैयार हुए तो यहाँ पे जो है वो मैं जी नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ऐसा एरो भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। एंड एरो इज डायरेक्टिंग अपवर्ड, तो ऊपर की दिशा में डायरेक्ट करने वाला एरो जो है ये क्या बताता है कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है और गैस बाहर निकल रही है। अब देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेट तैयार होता है। क्या तैयार होता है, प्रेसिपिटेट तैयार होता है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। और प्रेसिपिटेट के लिए हम यूज करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्टिंग एरो एंड इट शोज दैट दिस सॉल्यूशन कंटेन द इनसोल्यूबल सॉलिड इन इट। इसका अर्थ क्या है, इनसोल्यूबल सॉलिड इसके अंदर है, जिसके लिए प्रेसिपिटेशन के लिए डाउनवर्ड एरो यूज किया जाता है। अब जो है नेक्स्ट एक्वास, ए क्यू सिंबल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए क्यू मैंने यहाँ पे लिखा है ए क्यू। तो ए क्यू क्या है, बहुत बार जो है सब्सटेंस से जो है इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, और सॉल्यूशन किसके साथ बनाते हैं हम, वाटर के साथ। इफ द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज मेड विथ वाटर देन इट इज कॉल्ड एज एक्वास सॉल्यूशन। पानी के अंदर कोई पदार्थ जो है इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसे एक्वास सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एक्वास के लिए सिंबल यूज करते हैं ब्रैकेट में ये क्यू। आ गया समझ में, तो ये क्यू सिंबल एक्वास के लिए। तो कॉपर सल्फेट का ये एक्वास सॉल्यूशन है, जिंक सॉलिड है इसके अंदर डाला गया है, और फिर जो है जिंक सल्फेट जो है वो एक्वास सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार होता है, ये है। उसके बाद जो है दूसरा, इसके बाद क्या नियम हमें याद रखना है, क्या रूल्स है, इफ द हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है तो हीट मेंशन करते हैं हम एरो के ऊपर इस ट्रायंगल के सिंबल पे। दिस इज द सिंबल। तो ये सिंबल क्या दर्शाता है बच्चों कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसे मैं अपवर्ड डायरेक्टिंग एरो, कैल्शियम ऑक्साइड ये स्लैक लाइन भी कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड को इसे यस की तौर पे लिखेंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सॉलिड है। आ गया बच्चों समझ में। तो ये सिंबल किसका है, हीट इज इवॉल्व। हीट यहाँ पे क्या हो रही, हीट जो है इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट की जरूरत है, और हीट जो है एरो के ऊपर इस सिंबल से दर्शाते हैं एंड हीट इज डायरेक्टिंग। देन जो है हीट, अगर कोई रिएक्शन जो है, देयर आर सम रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस, तो रिएक्शन जब होती है तो इसमें हीट तैयार होती है। तो हीट तैयार जो होती है तो वो कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए इस रिएक्शन में देखिए कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ जो रिएक्शन है इसमें हीट तैयार होती है, तो इस हीट को हम ऐसे लिखते हैं HEAT, हीट जो है ऐसे लिखना है कि इसका अर्थ क्या है कि इस रिएक्शन में हीट जो है वो तैयार हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या रखना है, देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच आर कैरिड आउट इन स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे कि कुछ रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, स्पेशल टेम्परेचर, यानी कि वही टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होगी। कुछ जो है अंडर प्रेशर रिएक्शन होती है, और कुछ रिएक्शन में कैटेलिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए वो जो सभी कंडीशंस है हम एरो के ऊपर मेंशन करते हैं। अब देखिए रिएक्शन बच्चों, वनस्पति वेजिटेबल ऑयल जो है इसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस टू वेजिटेबल ऑयल इट फॉर्म्स द वनस्पति घी, बट इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री एंड द निकेल इज यूज्ड एज ए कैटेलिस्ट। तो निकेल जो है वो कैटेलिस्ट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है। तो कैटेलिस्ट और टेम्परेचर जो है वो एरो के ऊपर या नीचे यहाँ पे मेंशन करते, प्रेशर भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अब जो है some specific information is also important to give in chemical reaction, like that of the names of the reactants and product। तो reactant और product जो है उनके नाम जो है वो compounds के नीचे लिखाए जाते हैं। आ गया समझ में। अब some special information, कुछ special information जो है वो भी लिखना जरूरी है। अब देखिए ये रिएक्शन, अब कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है और वाटर भी तैयार होता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है जो तैयार होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ये पॉइजनस है। अब देखिए सेम रिएक्शन, अब कॉपर सल्फेट की नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन साथ हो रही है, लेकिन ये डाइल्यूट एसिड यहाँ पे यूज किया गया। जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या तैयार होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है बच्चों। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये पॉइजनस नहीं होता। अब देखिए क्या
हमें मेंशन करना पड़ा कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट। अगर सिंपली हम कॉन्सेंट्रेट नहीं यहाँ पे मेंशन करते, सिर्फ ऐसे मेंशन करते, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा गैस तैयार हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है या नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार हो रहा है। तो बच्चों अभी हमने देखा है राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करना है। अब केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो है इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इनको बैलेंस क्यों करना पड़ता है? यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये जो है यहां पे रूल यहां पे फॉलो होता है। तो केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त भी हमें ये रूल को फॉलो करना है। तो इस रूल को कैसे फॉलो करना है? तो मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड are always equal with the number of atoms of each elements on product side। तो बच्चों जितने भी रिएक्टेंट्स है रिएक्टेंट साइड पे, यानी कि हर एक एलिमेंट्स के एटम, जैसे कि सिल्वर का एक एटम रिएक्टेंट साइड में है तो प्रोडक्ट साइड में एक ही होना चाहिए। अगर सिल्वर के यहाँ पे 2 है तो प्रोडक्ट साइड में सिल्वर के 2 एटम होना चाहिए। ऐसे हर एक एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों साइड पे अगर सेम है तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें हर एक एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों साइड में सेम है या नहीं उसको चेक करना है। दोनों साइड यानी कि ये दिस इज द रिएक्टेंट साइड, इसे लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं, और प्रोडक्ट साइड ये राइट हैंड साइड भी। अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं तो इट फॉर्म्स द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो अब देखेंगे दोनों साइड पे, अब एटम्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक तो सिल्वर है, दूसरा है नाइट्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन, फिर सोडियम एंड क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। अब देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है और राइट हैंड साइड में। अब सिल्वर के लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, नाइट्रोजन का एक है, ऑक्सीजन के 3 है, सोडियम का 1 है और क्लोरीन का 1 है। अब राइट हैंड साइड में सिल्वर 1 और Cl क्लोरीन 1, फिर सोडियम इसका 1 एटम है, नाइट्रोजन के जो है 1 है और ऑक्सीजन के 3 है। अब देखिए सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम एंड क्लोरीन, द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो सिल्वर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में, तो हर एक एलिमेंट्स के एटम जो राइट हैंड साइड में है उतने ही एटम लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका अर्थ क्या है? दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? बैलेंस है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन में, अब देखिए वो बैलेंस कब है? दोनों साइड में हर एक एलिमेंट्स के एटम की संख्या अगर बराबर है तो उसे बैलेंस कहते हैं। अब ये जो हमने रिएक्शन देखी है इसमें हर एक एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम है, इसीलिए बैलेंस है। अब ये रिएक्शन देखेंगे इसमें बैलेंस है कि नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म द सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब देखिए एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों? इसमें सोडियम है, उसके बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और देन सल्फर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कौन कौन से एटम की संख्या कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड सोडियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, 1 1। अब ऑक्सीजन यहाँ 1 है, 1 + 4 5 एंड प्रोडक्ट साइड में 4 + 1 5। अब जो है यहाँ पे Na2 होता है, तो राइट हैंड साइड पे सल्फ्यूरिक एसिड की संख्या, सोडियम की संख्या 2 है, 1 है। अब जो है इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 1 + 2 3 और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है। अब सल्फर बचा है, सल्फर यहाँ 1 है और सल्फर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे हम सोडियम की जो है वो अनबैलेंस है,
ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस है और सल्फर बैलेंस है। तो इसका अर्थ क्या है, दिस केमिकल रिएक्शन इज अनबैलेंस। तो हर एक एलिमेंट्स के एटम दोनों साइड में सेम होने चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए, अब जो है ऑक्सीजन सल्फर बैलेंस है, तो हमें बैलेंस क्या करना है, सोडियम और हाइड्रोजन। तो सोडियम को बैलेंस करेंगे या पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, तो ऐसा कंपाउंड चूज करना है कि जिसमें एटम की संख्या ज्यादा हो। और अब देखेंगे एटम की संख्या ज्यादा, इसमें भी H2 2 है और इसमें 2 है। एक तो हम सोडियम को भी बैलेंस कर सकते हैं या हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम को बैलेंस करना आसान जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 फॉर्मूले के अंदर है। तो यहाँ पे डिफिशिएंट साइड हमें ढूंढने हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ये साइड डिफिशिएंट है, यहाँ पे हम एटम जो है बढ़ा सकते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, तो इसमें सोडियम की संख्या बढ़ानी है, तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, Na2OH। अब हो गए सोडियम 2, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2NaOH। तो ये जो मेथड है, ये मेथड रॉन्ग है। ये मेथड क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे Na2OH किया तो यहाँ पे केमिकल फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का चेंज होता है। तो हम कोई भी कंपाउंड जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग करते वक्त ये बहुत ही जरूरी बात है कि हमें कोएफिशिएंट चेंज करना है, यानी कि हम उस कंपाउंड या एटम इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, ना कि फॉर्मूला चेंज कर सकते। तो 2NaOH ऐसा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2NaOH करते हैं तो सोडियम जो है बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड पे। अब देखिए 2NaOH, फिर से हमें ये लिखना है H2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2। अब देखिए सोडियम बैलेंस हो गया। अब देखिए सोडियम बैलेंस हो गया तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 + 2 4। अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब हाइड्रोजन पहले की संख्या यहाँ पे इनबैलेंस हो गई। अब यहाँ पे 4 है तो हम डिफिशिएंट साइड ये है तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2। Now we have to count the atoms of each elements on both side। अब दोनों साइड पे हर एक एलिमेंट के एटम की संख्या मेजर करेंगे। अब सोडियम से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन 4 + 1 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 नहीं, ये 2 है, 2 + 4 6, यहाँ पे 4 + 2 6 हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए 2 + 2 4 और यहाँ पे देखिए 2/2 4। Now atoms of each elements on left hand side and right hand sides are balanced and that is why this is a balanced chemical equation। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और बैलेंसिंग करने के बाद हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। A aqueous है, AB aqueous है, A aqueous solution and H2O is a liquid। आ गया बच्चों समझ में। अब देखेंगे एक रिएक्शन जो है इसको अभी और हम बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म द अमोनिया। अब देखिए दिस इज अनबैलेंस रिएक्शन क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के 3 है, यहाँ हाइड्रोजन के 3 है। तो हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन इनबैलेंस है। मैं अब ऊपर की दिशा में करता हूँ इसको। अब देखेंगे नाइट्रोजन डिफिशिएंट साइड ये है, यहाँ 2 है तो इसे 2 करना पड़ेगा, N2 + H3। अब यहाँ 2NH3। अब देखिए अब नाइट्रोजन को बैलेंस करते वक्त हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए। यहाँ तो फिर घबराना नहीं है, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने 6 हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को 6 करना है तो क्या करेंगे 2H3 करेंगे। 2H3 को हम 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा N2 प्लस, अब H3 इसका फॉर्मूला हाइड्रोजन का फॉर्मूला 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए H2 ये 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ हाइड्रोजन हमें क्या करना पड़ेगा 3H2 प्लस 3H2, यहाँ पे हो गया 2NH3। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन की संख्या दोनों साइड में सेम है 2 2,
हाइड्रोजन की संख्या 6 दोनों साइड में सेम है, देयरफॉर दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये साइन जो है, ये साइन देखिए मैंने कैसे लिखा है, इधर ये उल्टा एरो है, इधर ये उल्टा एरो है, दिस मीन्स दैट दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन को याद रखना है बच्चों, दिस केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होता है तो अमोनिया तैयार होता है, और अमोनिया गैस जो है उसका डिकम्पोजिशन होके फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस तैयार होती है। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फिजिकल नहीं, फिजिकल चेंज है, इसको नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अमोनिया से फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अमोनिया हमें मिलता है। आगे बच्चों समझ में। अब हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है, ये पॉइंट हमने कंप्लीट किया। अब जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स जो है वो कौन कौन से। अकॉर्डिंग टू द नंबर and nature of reactant and product, there are 4 types of chemical reaction। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चारों रिएक्शन के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम में ही दिया है कॉम्बिनेशन, टू कंबाइन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके जो है प्रोडक्ट तैयार होता है, सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, उसे कॉम्बिनेशन। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए बी। तो 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो रिएक्टेंट कितने भी हो, प्रोडक्ट अगर एक ही तैयार होता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से तैयार होता है अमोनियम क्लोराइड। अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, अगर इसको हम हीट करते हैं, बाय हीटिंग द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब तैयार हुआ तो अमोनिया जो है, अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर हमें ग्लास रॉड जो है उसे डीप करना है। जब अमोनिया सॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो उसके एफरोंसेस तैयार हो जाएंगे। तो अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसकी रिएक्शन होकर क्या तैयार होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड जो तैयार होता है ये पहले गैसियस फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर इट कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड फॉर्म, तो फिर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब ये रिएक्शन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम पानी को डालेंगे तो यहाँ पे तैयार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो, इसे लाइम वाटर कहते हैं, और इसके साथ हीट जो तैयार होती है, लेकिन 2 रिएक्टेंट से एक ही प्रोडक्ट तैयार हुआ है, देयरफॉर इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम रिबन जो है, इसको अगर हम जलाएंगे तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तैयार होती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट सब्सटेंस यहाँ पे तैयार होता है। तो ये व्हाइट सब्सटेंस जो है एक ही प्रोडक्ट है, अगर 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब सेकंड देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट तैयार होता है, अब यहाँ पे एक रिएक्टेंट से 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इसको मैंने फॉर्म में लिखा है, ये सिंगल रिएक्टेंट है। अब इससे क्या होते हैं, 2 प्रोडक्ट तैयार हुए हैं, ए एंड बी। द कॉम्बिनेशन इन decomposition reaction, the reactants are complicated and the products are simple। अब देखिए यहाँ पे C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, C12H22O11। अगर शुगर को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद शुगर जल जाती है और इट लेव्स द ब्लैक सब्सटेंस। तो ब्लैक सब्सटेंस बचता है जिसे हम कार्बन कहते हैं, और वाटर जो है इवेपोरेट्स होके बाहर निकल जाता है। तो शुगर को हीट करेंगे तो 2 प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, कार्बन और वाटर, देयरफॉर दिस इज अ डीकम्पोजिशन। तो शुगर का डीकम्पोजिशन हुआ है। डीकम्पोजिशन का अर्थ क्या है, टू स्प्लिट। शुगर स्प्लिट होके कार्बन और वाटर यहाँ पे तैयार हुए। अब देखिए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे तैयार होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट। अब देखिए, अब ये दोनों रिएक्शन जो है, तो दोनों रिएक्शन में हमने हीट दी है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट की एनर्जी की जरूरत होती है तो उसे कहते हैं हम
थर्मल डिकम्पोजिशन। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होती है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखिए H2O2, ये H2O2 क्या है बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एट रूम टेम्परेचर, इसे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर रूम टेम्परेचर इट स्लोली डिकम्पोज टू फॉर्म द वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। इससे वाटर और ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। और ये देखिए वाटर जो है, वाटर जो है प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, और वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तैयार हुआ है, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर एसिड डालेंगे, यानी कि वो एसिडुलेटेड वाटर तैयार होता है। कौन सा वाटर तैयार होगा? एसिडुलेटेड। अब एसिडुलेटेड वाटर में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो सेपरेट होती है, एंड दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन हुई है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन है। अब देखिए लास्ट टाइप ऑफ इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस का अर्थ पता है आपको? एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि एक को, अब आपने जो है फुटबॉल गेम देखा होगा। फुटबॉल गेम में क्या होता है? कार्ड दिखाते हैं, कार्ड दिखाने के बाद एक प्लेयर जो है वो बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आता है। तो इसी तरह की बात जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होती है। अब देखिए ए प्लस बी सी इट फॉर्म्स ए सी प्लस बी, यानी कि बी की जगह पे क्या आया है? ये आया है, और ये जो है बी जो है वो बी बाहर गया है। अब एक रिएक्शन जो है हमने पहले पढ़ी थी, जिंक जो है, जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे तैयार होता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो अब जो है यहाँ इस रिएक्शन में देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक जो है द जिंक फॉर्म्स द आयन, एंड जिंक आयन टेक्स द प्लेस ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट टू फॉर्म द जिंक सल्फेट, एंड कॉपर इज डिस्प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो ऐसा क्यों होता है? तो जिंक जो है इट इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक आयंस जो है, ये कॉपर सल्फेट के अंदर आयंस कौन थे? कॉपर और सल्फेट आयन है। अब देखिए तो जिंक आयन जो है वो कॉपर की जगह लेती है, तो जिंक आयन टेक्स द प्लेस ऑफ कॉपर टू फॉर्म द कॉपर सल्फेट एंड द कॉपर इज डिस्प्लेस। तो ऐसा क्या होता है बच्चों? जब केमिकल रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हम जिंक डालेंगे तो जिंक लूजेज द 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करने के बाद जिंक आयन तैयार होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर एक्सेप्ट करता है, और कॉपर एक्सेप्ट जब करता है तो कॉपर जो है ये मेटेलिक फॉर्म में आता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, यानी कि एटॉमिक स्टेट में आता है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। तो मोर रिएक्टिव जिंक displaces the less reactive copper from its compound, and such reaction are called as displacement reaction. तो displacement reaction क्या होती है? The reaction in which the ions of less reactive compound are displaced and its place is taken by the ion of more reactive एलिमेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट। इसको सिंपल फॉर्म में मैं डिफाइन करता हूं, द केमिकल रिएक्शन इन विच द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस बाय द मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जो है, मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। द कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयन एंड लीड, और आयन और लीड से कॉपर जो है लेस रिएक्टिव। अब सेम रिएक्शन हम लिखेंगे आयन के साथ। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर आयन के साथ होगी तो बच्चों क्या तैयार होगा? अब कॉपर को कौन डिस्प्लेस करेगा? आयन डिस्प्लेस करेगा। तो आयन कॉपर की जगह लेगा, और जो है आयन सल्फेट के साथ कंपाउंड तैयार करेगा, और कॉपर इसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आयन की जगह पे लीड लिखता हूँ, तो लीड जो है ये भी कॉपर से रिएक्टिव है, इसकी वजह से लीड की जगह पे, कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा? लीड। तो इट फॉर्म द लीड सल्फेट एंड कॉपर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद जो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था? एक ही आयन जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 आयंस जो है वो डिस्प्लेस होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच
the reactants exchange their ions to form the product in the form of precipitate is called as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि एक ही आयन का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे दो आयन्स के एक्सचेंज होती है। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट तैयार होता है और सोडियम नाइट्रेट तैयार होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है बच्चों। तो प्रेसिपिटेट, अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट के अंदर सिल्वर के आयन्स है और सोडियम क्लोराइड और नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन है। अब सिल्वर टेक्स द प्लेस ऑफ सोडियम एंड सोडियम कम्स इनटू द प्लेस ऑफ सिल्वर। एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन। सिल्वर आयन सोडियम आयन की जगह पे आया और सोडियम आयन सिल्वर आयन की जगह पे आया और इसकी वजह से इट फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। ये जो है वाइट प्रेसिपिटेट है और जो है नाइट्रेट NO3 सोडियम के साथ NO3 कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म द सोडियम नाइट्रेट। दिस इज ऑल अबाउट द displacement reaction and these are the 4 types of chemical reaction। सब केमिकल रिएक्शन के बारे में अभी हमने देखा, कॉम्बिनेशन, देन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसके साथ साथ 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कुछ केमिकल प्रोसेस जो है तो एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं और एंडोथर्मिक किसे कहते हैं? द प्रोसेस और रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड टू कंप्लीट दैट प्रोसेस और रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जिस केमिकल रिएक्शन के लिए या प्रोसेस के लिए बाहर से हीट की जरूरत होती है तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं और जिस केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक कहा जाता है। अब एग्जांपल से समझेंगे। अब पहला देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, तो आइस जब मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है? हीट एनर्जी की। द आइस एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी एंड ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी द आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर। इट मीन्स दैट द हीट इज एब्सॉर्ब, देयरफॉर दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम द वाटर। अब पानी से आइस तैयार होता है। जब हम वाटर रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो वाटर कन्वर्ट इनटू द आइस, तो वाटर में जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, यानी कि हीट इज इवॉल्व, हीट इज गिवन आउट, देयरफॉर इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, अब देखिए पानी लीजिए, वाटर लीजिए, वाटर के अंदर पानी लीजिए और उस पानी का टेम्परेचर आपको मेजर करना है। देन ऐड द पोटेशियम नाइट्रेट, सम पोटेशियम नाइट्रेट इन, उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट को डालिए और थोड़ी देर के बाद इसको डिज़ोल्व होने दीजिए अच्छी तरह से। और डिज़ोल्व होने के बाद अब उसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो पाएंगे कि पहले से टेम्परेचर उसका कम हुआ है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर कम हुआ है। देयरफॉर हीट एनर्जी, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्सॉर्ब बाय द पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके विपरीत है। आप पानी लीजिए, पानी के अंदर जो है आप वाटर लीजिए और उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है। पहले वाटर का टेम्परेचर आपको मेज़र करना है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद इसका टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो टेम्परेचर पहले से ज़्यादा आएगा। तो इट मीन्स दैट द हीट इज इवॉल्व बाय द सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन में से हीट बाहर निकल रही है एंड देयरफॉर इट इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो है दोनों फिजिकल प्रोसेसेस है। अब रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बच्चों? हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड एंड एक्सोथर्मिक हीट इज गिवन आउट। अब देखिए एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो वी विल गेट द स्लैक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। एंड इन दिस रिएक्शन, टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए हमें हीट देने की जरूरत होती है। अगर हीट नहीं देंगे तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कैल्शियम ऑक्साइड, पानी के अंदर अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को डालेंगे तो वहाँ पे हीट एनर्जी तैयार होती है क्योंकि हीट जो है यहाँ पे गिवन आउट, हीट बाहर निकल रही है। देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों अब देखिए हम
जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब कुछ एग्जांपल से समझेंगे। अब जो है पहला एग्जांपल दीजिए, रस्टिंग ऑफ आयन। आयन जो है वो रस्ट हो जाता है, उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है। और दूसरा एग्जांपल जो है कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड। अब दो एग्जांपल से, दोनों भी रिएक्शन है, दोनों केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग भी केमिकल रिएक्शन है, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड ये भी केमिकल रिएक्शन है। अब कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है? आप कहेंगे कि मिल्क का दही में रूपांतर जो होता है ये जो है फास्ट रिएक्शन है। वो क्या है? फास्ट रिएक्शन। अब देखिए बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस। कुकिंग गैस को जब हम जलाते हैं, लाइटर जब हम गैस के सामने लाते हैं तो झट से गैस जल जाती है। तो ये जो है मिल्क का कर्ड में कन्वर्शन होता है, ये रिएक्शन को जितना समय लगता है उससे भी कम समय में ये रिएक्शन होती है। अब जो है देयर इज़ द वन रिएक्शन दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टोन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जो सॉइल तैयार होती है वेदरिंग के प्रोसेस से तैयार होती है और स्टोन से सॉइल तैयार होता है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच लेयर ऑफ द सॉइल इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो 1000 साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर मट्टी तैयार होने के लिए। तो ये वेरी स्लो प्रोसेस। तो इससे हमें पता चलता है सम रिएक्शन आर वेरी स्लो एंड सम रिएक्शन आर फास्ट। दिट मीन्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर डिफरेंट। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैव द डिफरेंट रेट। रेट यानी कि स्पीड। कुछ केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है यानी कि दे आर द रैपिड, और कुछ रिएक्शन जो है कंप्लीट होने के लिए बहुत समय लगता है, तो वो रिएक्शन है स्लो केमिकल रिएक्शन। अब एक ही केमिकल रिएक्शन जो है वो उसकी कंडीशन अगर चेंज करेंगे तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस बाय कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आप जो ही एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ा था, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड। दूध जो है वो उसका कन्वर्शन कर्ड में हो जाता है। तो इन विंटर सीजन में दूध जो है दूध का ट्रांसफॉर्मेशन कर्ड में होने के लिए ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समर सीजन में मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड एंड इट रिक्वायर्स लेस टाइम। इट मीन्स दैट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दही जल्दी तैयार होता है, विंटर में टेम्परेचर कम होता है तो दही तैयार होने के लिए ज़्यादा समय लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंडीशन चेंज होने की वजह से भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है चेंज होता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट फैक्टर। देयर आर 5 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों पहला फैक्टर देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टर। नेचर ऑफ रिएक्टर यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। अब दो रिएक्शन देखिए, एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम की जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो इट फॉर्म द सॉल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। अब जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो जिंक क्लोराइड तैयार होता है हाइड्रोजन। अब देखिए एल्यूमिनियम और जिंक दोनों मेटल्स है, दोनों की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट भी सेम तैयार हो रहे हैं, सॉल्ट तैयार हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। बट द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज फास्ट एंड रिएक्शन ऑफ zinc is slow. Reason is that aluminium is more reactive than zinc, क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज़्यादा है। इट मीन्स दैट द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोर द रिएक्टिविटी मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्लो द रिएक्टिविटी स्लो द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो स्पीड भी जो है केमिकल रिएक्शन की ज़्यादा होगी। अब देखिए साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज जो है इसका भी केमिकल रिएक्शन के रेट के ऊपर इफेक्ट होता है। क्या? अब एग्जांपल से समझेंगे। अब देखिए ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन के पीसेस लिए, उसके अंदर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो ये रिएक्शन होती है, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। और वही पीसेस को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं। वही पीसेस को हम कूट के बारीक करेंगे, उसकी पाउडर तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने पाउडर ली है कैल्शियम कार्बोनेट की, और कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर के अंदर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है तो सेम रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। लेकिन पीसेस जो है, जिस केमिकल रिएक्शन में हमने पीसेस का इस्तेमाल किया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होने का रेट और जो है पाउडर फॉर्म में तैयार होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का रेट, इसमें फर्क है। जब हमने पाउडर फॉर्म के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो झट से बाहर निकलता है, ज़्यादा निकलता है, लेकिन पीसेस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्लोली बाहर यानी कि
पार्टिकल साइज कम है तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। देयरफॉर द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, मोर इज द रेट, एंड लार्जर द साइज ऑफ पार्टिकल, लेस विल बी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है बच्चों। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट नहीं करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, यानी कि जीरो रेट ऑफ रिएक्शन, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बाहर निकलेगी। इसका अर्थ क्या है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ता है तो केमिकल रिएक्शन का रेट भी जो है वो बढ़ता है बच्चों। आ गए समझ में? अब देखिए फिफ्थ फैक्टर जो है वो कैटेलिस्ट है। अब कैटेलिस्ट जो है, अब ये रिएक्शन देखिए कैल्शियम क्लोरेट KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन जब होता है तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस को तैयार करने के लिए लेबोरेटरी में ये रिएक्शन करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड जो है इसको हमने हीट किया तो ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। इसका टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे हम तो भी ऑक्सीजन तैयार होने की स्पीड जो है वो कम होती है। अगर उसमें पार्टिकल की साइज भी हम कम करेंगे पोटेशियम क्लोराइड की तभी भी स्पीड नहीं बढ़ती है। तो स्पीड कब बढ़ती है? अगर हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है मिक्स करेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन गैस जो है तैयार होने की स्पीड बढ़ती है, जल्दी कार्बन ऑक्सीजन गैस जो है वहां पे तैयार होता है। यानी कि स्पीड किसी वजह से बढ़ी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर इस केमिकल रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई यहाँ पे आपने दिखाई नहीं रहा प्रोडक्ट के अंदर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक कैटेलिस्ट है। तो कैटेलिस्ट क्या होता है बच्चों? कैटेलिस्ट इज द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंज इन इट इज कॉल्ड एज कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट ऐसा पदार्थ होता है कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता है, इसके रेट के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन खुद जो कैटेलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा रहा है या कम कर रहा है तो उसके ऊपर इस केमिकल रिएक्शन की कोई इफेक्ट नहीं होता। तो कैटेलिस्ट जो है वो अनट्रीटेड रहता है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड वैसे की वैसे रहेगा, इसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और केमिकल रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखा था हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रूम टेम्परेचर पर भी डिकम्पोज होता है जिससे कि वाटर और ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। लेकिन अगर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका डिकम्पोजिशन जो है वो जल्दी होता है। हियर वी कंप्लीट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? अब बच्चों देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी क्या होती है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन और लूज द हाइड्रोजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक तो ऑक्सीजन को गेन करते हैं या हाइड्रोजन को लूज करते हैं, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होती है तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है। तो मैग्नीशियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट तैयार करता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को कंबाइन किया, ऑक्सीजन को गेन किया, देयरफॉर इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम हाइड्राइड ऑन डिकम्पोजिशन टू लूज द हाइड्रोजन गैस, देयरफॉर टू फॉर्म द मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल के फॉर्म में तैयार होता है और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे हाइड्रोजन लूज करता है। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन है इसीलिए ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन है देयरफॉर इट इज द ऑक्सीडेशन। और इसके विरुद्ध जो है वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है? The chemical reaction in which the reactant combines with hydrogen or loses the oxygen is called as reduction reaction. That is gain of hydrogen and loss of oxygen is called as reduction reaction. अब ये रिएक्शन देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के भी कार्बन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो इट फॉर्म्स द मीथेन। तो यहाँ पे क्या तैयार होता है? मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होता है, देयरफॉर इट कैन गेन्स द हाइड्रोजन
देयरफॉर इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए ये रिएक्शन देखिए, इथिल अल्कोहल, तो इथिल अल्कोहल इट गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिडिक एसिड। इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे क्या तैयार होता है, एसिटिक एसिड तैयार होता है। तो ये रिएक्शन होती है पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस पे। इसके अंदर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तभी इसका ऑक्सीडेशन होगा, अन्यथा इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो क्या होता है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है इथिल अल्कोहल के लिए, जिसकी वजह से इथिल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और एसिटिक एसिड ये कंपाउंड तैयार करता है। तो ये जो कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, इसे कहते हैं ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट इज द केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स और मेक्स अवेलेबल ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उस केमिकल सब्सटेंस यानी कि जो केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया ये K2 और पोटेशियम परमैंगनेट, देन H2O2, H2O2 इसका अर्थ क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो द माइल्ड ऑक्सीडेंट एंड इट मेक्स द ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली ओजोन ऑन डिकम्पोजिशन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, O2 मीन्स ऑक्सीजन हम समझते हैं, तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो इसे ब्रैकेट में लिखा गया है दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो दिस नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, इट इज हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इट इज हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिव होने की वजह से अनस्टेबल है और जिसकी वजह से ये जल्दी से जल्दी कंबाइन होता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये जल्दी रिएक्ट होता है। जैसे कि इथिल अल्कोहल में जो है नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है तो इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन इट इज द प्रायर स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तैयार होने की पहली स्टेट जो है नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल है। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल एंड इट इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस ऑक्सीजन इज प्रोवाइड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसे प्रोवाइड करता है। अब रिडक्टेंट जो है, अब इसके विपरीत रिडक्टेंट, द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स द हाइड्रोजन for the reduction reaction or which brings about the reduction reaction are called as reductant or reducing agent। तो जिस सब्सटेंस की वजह से या जिस केमिकल की वजह से, जिस कंपाउंड की वजह से या जिस एटम की वजह से रिडक्शन होता है तो उसे रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। अब ये केमिकल रिएक्शन देखिए बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में यहाँ पे तैयार होता है पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और यहाँ पे फेरिक सल्फेट और वाटर भी तैयार होता है। अब ये जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आप जो इसे बारीकी से देखेंगे तो आप तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन तो नहीं दिखाई देता, लेकिन ये कंपाउंड देखिए इसमें कौन से कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द फेरिक सल्फेट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अब देखिए फेरस सल्फेट जो है इसके अंदर कौन कौन से आयन है, एक तो फेरस आयन है Fe डाई पॉजिटिव और सल्फेट आयन है SO4 डाई निगेटिव। अब फेरिक सल्फेट के अंदर कौन से आयन है, यहाँ पे Fe ट्राई पॉजिटिव और सल्फेट आयन है SO4 डाई निगेटिव। तो यहाँ पे कन्वर्शन क्या हो रहा है, फेरस आयन गेट कन्वर्ट इनटू द फेरिक आयन इन दिस कंपाउंड। तो फेरस आयन और फेरिक आयन में क्या अंतर है, तो फेरस आयन जो है इसमें ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कब तैयार होता है हमें पता है, व्हेन देयर ऑकर द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मेटल्स व्हेन लूजेस द इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स द पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो कोई भी मेटल है, मेटल्स जनरली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो आयन मेटल है, आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसकी वजह से यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। और फेरिक आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, देयरफॉर इट एक्वायर्स द 3 पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, देयरफॉर it means that this ferric ion loses 1 more electron as compared to ferrous ion, therefore the loss of electron। तो ये ferrous ion क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करता है और फेरिक आयन यहाँ पे तैयार होता है, therefore the loss of 1 or more electron is also called as oxidation reaction। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक नई डेफिनेशन से ये भी आपको ख्याल में रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन है, तो इसके विपरीत गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन जो है गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे। अब देखिए क्लोरीन जो है, यहाँ पे लिखता हूं, क्लोरीन बाय लूजिंग द वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म द क्लोराइड आयन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्लोरीन ने, तो देयरफॉर इट इज द रिडक्शन, द क्लोरीन गेट रिड्यूस टू फॉर्म द क्लोराइड आयन। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए और एक रिएक्शन है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं ताकि आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन इसके बीच में रिएक्शन होती है, तो इट फॉर्म्स द कॉपर एंड वाटर। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। अब कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड गेट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड का जब कॉपर में कन्वर्शन होता है तो देयर ऑकर्स द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हाइड्रोजन जो है इसका कन्वर्शन वाटर में हो रहा है, तो हाइड्रोजन का जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो अब देखिए H2 it gains the oxygen and gain of oxygen is called as यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन, और यहां हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द ऑक्सीडेशन। अब देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए कॉपर ऑक्साइड loses oxygen to form the copper, it means that copper oxide reduced to form copper and hydrogen oxidized to form the water। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडेंट एंड कॉपर ऑक्साइड ये जो ऑक्सीडेंट है, तो ऑक्सीडेंट गेट ऑक्सीडाइज बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन है। तो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। आ गया समझ में, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेकर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो सल्फर और वाटर तैयार होता है। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसमें जो है हाइड्रोजन इट गेन्स द ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, वाटर में, तो वाटर में हमें दिख रहा है ऑक्सीजन, इट गेन्स द ऑक्सीजन दैट इज इट इज ऑक्सीडेशन। अब सल्फर डाइऑक्साइड इट रिड्यूस टू फॉर्म अ सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन लूज हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों ये रेडॉक्स रिएक्शन, अपने रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट किया है। अब हमें पढ़ना है बच्चों कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन क्या होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बच्चों हम सभी कोरोजन के बारे में जानते हैं। कोरोजन क्या होता है, व्हेन देयर ऑकर्स द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सम एटमॉस्फेरिक फैक्टर, देन there occurs the degradation of metals and that degradation of metals is called as corrosion. Oftenly we know that iron गेट रस्टेड, तो आयन के ऊपर रस्ट तैयार होता है, जंग तैयार होता है, जिसे हम कोरोजन कहते हैं, जिसकी वजह से आयन जो है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो कोरोजन जो है, कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है तो रस्टिंग कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट कैसे तैयार होता है। अब जो है हमने बुक में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो इसमें क्या किए थे, 4 टेस्ट ट्यूब लिए थे। पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर गर्म पानी डाला था, उसके ऊपर ऑयल, दूसरे टेस्ट ट्यूब में अंदर सॉल्ट वाटर डाला था, तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ हवा थी, और चौथे टेस्ट ट्यूब में तो कैल्शियम क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड था। तो अब सभी जिसमें एक एक नेल डाला था, तो सिर्फ सॉल्ट वाटर और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हवा थी उसमें आयन के ऊपर रस्ट फॉर्म हुआ था, और फॉर्मेशन ऑफ रस्ट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज मोर इन द सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर के अंदर जो नेल था उसमें रस्टिंग जो है वो जल्दी हुई थी। देन एयर के अंदर जो नेल था उसमें रस्टिंग हुई थी, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड तो इसमें रस्टिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जो कंपाउंड जो तो कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर जो है वो एब्सॉर्ब कर लेता है, और जो बॉयल वाटर था उसके ऊपर ऑयल लेयर थी, तो ऑयल लेयर की वजह से ऑक्सीजन का कांटेक्ट जो है नेल के साथ नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन और वाटर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों चाहिए। तो रस्टिंग जो है, रस्टिंग इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट इट नॉट अ सिंपल रिएक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ आयन। आयन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया और रस्ट तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता है। द रस्ट is a
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो रस्ट जो है इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2, डॉट X इसका अर्थ क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इट इज द हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयन, इसे हम आयन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जो है जब रस्ट फॉर्म होता है आयन के ऊपर तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैसे है बच्चों, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट द आयन फॉर्म्स द टू रीजन। तो आयन सरफेस के ऊपर दो रीजन तैयार होते हैं, एनोड और कैथोड। तो एनोड जो है ये हमें पता है, इसके ऊपर एनायंस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, और कैथोड जो है निगेटिवली पार्ट होता है। अब एनोड के ऊपर क्या होता है, जो आयन जो है, जिस मेटल का रस्टिंग हो रहा है उसमें से आयन एटम जो है वो आयरन के एटम जो है वो आयंस तैयार करते हैं। तो Fe atoms they forms the Fe dipositive ions by losing the two electrons and that is called as ferrous ion। तो आयन जो है फेरस आयन तैयार करता है by losing the two electron and loss of electron is oxidation। तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। अब कैथोड पे क्या होता है, द ऑक्सीजन gains the 4 electrons एंड कंबाइंड विद द H पॉजिटिव आयन। अब ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इसका क्या तैयार होगा, ऑक्साइड आयन तैयार होगा, टू ऑक्साइड, और दिस ऑक्साइड आयन गेट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म द वाटर। देयरफॉर हियर ऑकर्स द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज अ रिडक्शन। तो आ गया समझ में। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होने के बाद अब जो आयन यहाँ पे तैयार हुए फेरस आयन, Fe डाइपॉजिटिव आयन, इट माइग्रेट्स एंड कंबाइंड विथ वाटर वेयर इट अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द फेरिक आयन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आयन माइग्रेट होते हैं और फेरस आयन अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द फेरिक आयन व्हेन दे कंबाइन विथ द वाटर एंड दिस फेरिक आयन देन फॉर्म्स द हाइड्रेटेड ऑक्साइड with water and the formula is Fe2O3.H2 and this is called as rust। it forms आ गया समझ में। this फेरस आयन का ऑक्सीडेशन होता है, Fe3 पॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं जब Fe डाइपॉजिटिव फेरस आयन वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, और ये Fe3 पॉजिटिव आयंस जो है वो वाटर के साथ फिर कंपाउंड तैयार करता है। It is called as hydrated oxide and it is also called as rust which is a brown color। तो ब्राउन कलर का कंपाउंड फॉर्म होना तैयार होता है और इसमें H पॉजिटिव आयंस तैयार होता है, और ये जो H पॉजिटिव आयंस है ये यहाँ पे कैथोड के ऊपर रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन आयन गेन करता है तो ये रिडक्शन है, और ऑक्सीजन लूज करता है तो भी रिडक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो इस तरह से बच्चों रस्ट तैयार होता है। तो रस्ट जो है सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब लास्ट पार्ट हमारा बचा है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या होता है बच्चों, अब देखिए हमारे घर के अंदर अगर कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल अगर बहुत पुराना है या उसे खुला रख दिया जाए और इसके अंदर अगर हम फूड बनाते हैं तो उस फूड जो है और या ऑयल जो है उस ऑयल का एक स्मेल आने लगता है। इट गिव्स द ओडर स्मेल एंड इफ यू ट्राई टू कुक द फूड आइटम। तो इस ऑयल के अंदर अगर हम फूड आइटम्स को बनाते हैं तो उसकी टेस्ट भी चेंज हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी एंड दिस ऑयल इज सेड टू बी रैंसिड। तो ये ऑयल जो है वो रैंसिड हुआ है। तो रैंसिडिटी क्या होता है, ये लेफ्ट ओवर वेजिटेबल ऑयल्स जो है या घी है ये अगर बहुत पुराना है और ज़्यादा समय तक इस खुला रखेंगे तो इसका एयर ऑक्सीडेशन होता है। तो एयर ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये रैंसिड हो जाता है और रैंसिड फूड आइटम जो है इसकी टेस्ट भी चेंज होती है और स्मेल भी चेंज होती है। वैसे ही फ्राइड आइटम जो है यानी कि तेल के अंदर जो फूड आइटम्स जो है फूड स्टफ जो है भुने जाते हैं तले जाते हैं वो भी अगर ज़्यादा समय तक रहेंगे तो उनकी भी रैंसिडिटी हो जाती है। दे ऑल्सो बिकम द रैंसिड, ख़राब हो जाते हैं, उनमें से फाउल स्मेल आने लगता है और इनकी टेस्ट भी चेंज हो जाती है। टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी वी यूज़ द एंटीऑक्सीडेंट। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है एंड दिस एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड द फूड आइटम्स विच आर मेड इन द ऑयल। तो ऑयल के अंदर जैसे कि हमारे कुरकुरे है, चिप्स है, भजिया है, ये सभी जो है भजिया तो ज़्यादा दिन तक हम नहीं रखते, भुजिया
तो ये फूड आइटम जो है इसके अंदर जो है वो ऑयल जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। और ये पैकिंग में जब फूड आइटम्स रखते हैं हम, तो उस पैकिंग को एयर टाइट बनाया जाता है। इस फूड आइटम को अगर हम एयर टाइट पैकेट में रखते हैं तो इट ऑल्सो स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की वजह से ऑयली फूड आइटम का रैंसिड हो जाते हैं। तो अगर उनको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और एयर टाइट कंटेनर में जो भी फूड आइटम्स रहते हैं उसके अंदर गैस भरा जाता है, नोबल गैस जिसे कहते हैं, नाइट्रोजन उसके अंदर होती है। Therefore, to prevent the rancidity, we use the antioxidant, and also the fried food items, they are kept in the airtight container। तो हमारे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से एज बढ़ता है, तो इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो फूड लेना चाहिए जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बहुत सारे फूड आइटम जो इससे मिलते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ये कंप्लीट किया है, और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसके बारे में वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू।